Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be fine. Let's start the topic aggregate demand. Students, in microeconomics, you have also studied about the market demand, and here we will discuss about aggregate demand. In the difference between microeconomics and macroeconomics, we have also studied that market demand is the subject matter of microeconomics and aggregate demand is the subject matter of macroeconomics. So now we will do the study in details about aggregate demand. Aggregate demand is the total demand of goods and services in the economy. So it is the total expenditure planned for purchasing goods and services in an accounting year. जनरली मार्केट डिमांड में हम स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी की वो डिमांड होती है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट में कितनी डिमांड है, तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसकी स्टडी करते हैं. लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी टोटल डिमांड मार्केट में कितनी है, तो हम एग्रीगेट डिमांड में सभी गुड्स और सर्विसेज काउंट करते हैं, जबकि मार्केट डिमांड में सिर्फ एक कमोडिटी को लिया जाता है. जब हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी, मतलब सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी, तो वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर को शो करेगा. और जब हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो वो प्लान्ड हमारी इकोनॉमी होती है, जिसके अंदर हम ये पहले से प्लानिंग करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी. मतलब हम टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी परचेज करेंगे जो कि हमारा आने वाला अकाउंटिंग ईयर है उसमें. सो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स आर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट. जब हमारी टोटल डिमांड है, अगर हम टोटल जो डिमांड कर रहे हैं सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए, तो एक हमारा पर्पज़ होता है कंजम्पशन, कि हम चीज़ों को कंज्यूम करना चाहते हैं. एक हमारा पर्पज़ होता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर हम मशीनरी के रूप में अगर एक्सपेंडिचर करते हैं, मशीनरी अगर परचेज करते हैं, तो उस समय हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ होता है. और अगर हम घर के लिए कोई चीज़ परचेज करते हैं, चाहे फूड आइटम हो, क्लोथ्स हो, या फिर और भी कोई ड्यूरेबल गुड हो, उसको हम घर के लिए परचेज करते हैं, तो उस समय हमारा उद्देश्य होता है कंजम्पशन. तो हमारी डिमांड कंजम्पशन के लिए हो सकती है और हमारी डिमांड इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकती है. अब तीसरा पॉइंट आता है गवर्नमेंट कंजम्पशन, कि गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ों को कंज्यूम करती है, गवर्नमेंट भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कंज्यूम करती है, तो इसके लिए ये थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट नेट एक्सपोर्ट, हम कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट होगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड फॉरेनर करते हैं, और अगर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम फॉरेन गुड्स और सर्विसेज की डिमांड हम लोग करते हैं. तो हम फॉरेन गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं, उसको माइनस करना है, और फॉरेनर हमारी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं, उसको हमें प्लस करना है. तो इस टाइप से हमें एक्सपोर्ट को प्लस करना है और इंपोर्ट को माइनस करना है, तो हमें नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू प्राप्त होगी. फर्स्ट पॉइंट इज दैट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हाउस होल्ड जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको हम इसमें शामिल करेंगे. इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. हाउस होल्ड कंजम्पशन में हम इस टाइप का कंजम्पशन लेंगे जो कि कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, और हाउस होल्ड को हम कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं. मतलब कि एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट और नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड का कॉन्सेप्ट दोनों ही मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं, और एग्रीगेट डिमांड भी एक प्रकार से टोटल एक्सपेंडिचर होता है. लेकिन फ़र्क इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बीते हुए साल का लेखा जोखा होता है, और जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो वो आने वाले
ईयर के लिए हमारा प्लानिंग होती है। तो इस टाइप से आपको एक दूसरे कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करके समझना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the private firms and government on purchase of capital goods such as plant and equipment। प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के पीछे हमारा टारगेट होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, पहले गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और फिर बाद में उससे प्रॉफिट अर्न करना। तो प्राइवेट फर्म्स भी इन्वेस्ट कर सकती है और गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी एंटरप्राइजेज होती है जिसको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं, तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं। और प्राइवेट फर्म्स जनरली जैसे हम देखते हैं रिलायंस और बजाज और माइक्रोसॉफ्ट, ये कुछ कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट फर्म्स होती है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में होगा वो हमारा एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन पर्पज़ के लिए जो एक्सपेंडिचर करती है वो इस पार्ट में लिया जाएगा। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपने कंजम्पशन पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है। नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो नेट एक्सपोर्ट होगा। तो इस टाइप से हमने देखा 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड के 4 पोर्शन होते हैं। पहला C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C इसके अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, I इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, G इसके अंदर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और X माइनस M का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी के लिए टोटल एग्रीगेट डिमांड होगी। और अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी को ले, सो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी AD इज इक्वल टू C प्लस I। तो पहला सेक्टर इसके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर है, दूसरा सेक्टर इसके अंदर फर्म है। तो अगर हम 2 सेक्टर की स्टडी करें तो हम सिर्फ एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू लेंगे, वो होगी C प्लस I। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम ये एज्यूम करेंगे कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसके अंदर 0 होगा, तो G की वैल्यू हम 0 लेंगे। फिर क्लोज्ड इकोनॉमी है, 4th सेक्टर के इसके अंदर भी इसके अंदर नहीं है, जैसे कि फॉरेन सेक्टर इसके अंदर नहीं है, मतलब फॉरेन से हमारा ना तो कोई एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट होता है। तो X माइनस M की वैल्यू जो होगी वो भी 0 हो जाएगी। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M में से G की वैल्यू 0 और X माइनस M की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारे लिए जो फॉर्मूला बचता है वो होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I। तो इस टाइप से हमने देखा 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के 2 पोर्शन होते हैं, पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम इसको एक टेबल के माध्यम से समझते हैं कि जो कंजम्पशन हो रहा है उसको हमने पहली टेबल में दिया है। पहले कॉलम में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और दूसरे कॉलम में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और टोटल हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी। जैसा कि फॉर्मूले के अनुसार एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I होता है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी। अब हम देखते हैं कंजम्पशन 100 और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम ले रहे हैं 200, तो टोटल एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी 300। इसी टाइप से कंजम्पशन 175, इन्वेस्टमेंट 200, तो टोटल एग्रीगेट डिमांड 375। कंजम्पशन 250 एंड इन्वेस्टमेंट 200 और इसी टाइप से एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी हमारी 450। तो एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो C प्लस I होगी। अब हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो लिया है, कंजम्पशन इनकम बढ़ने के साथ में बढ़ता जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट को हमने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट लिया है जो कि फिक्स रहेगा 200, हर कॉलम में 200 है, तो यहाँ पे हमने ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट लिया है। तो अभी हमने देखा एग्रीगेट डिमांड के 2 पोर्शन हो गए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट।
तो एग्रीगेट डिमांड के 2 पोर्शन हो गए। फिर इन्वेस्टमेंट को सिर्फ हमने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट लिया, इसके लिए इसके कोई भाग नहीं है। और कंजम्पशन के हमने फिर वापस 2 पार्ट कर दिए, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन और दूसरा है वो इंड्यूस्ड कंजम्पशन। 2 टाइप्स ऑफ कंजम्पशन, दैट मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जस्ट अभी हमने टेबल में बताया। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। द कंजम्पशन विच डज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम, ऐसा कंजम्पशन जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। और द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज जीरो, जब इनकम जीरो है उस समय जो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। और वो ज़रूरी होता है कि हो सकता है मान लो 1 साल आपकी इनकम जीरो हो, किसी कारणवश आपने कुछ भी अर्न नहीं किया, लेकिन आपको कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा। कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो एक जीरो लेवल की इनकम पे भी हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों पे कंज्यूम करना पड़ेगा, वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा। और ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होगा वो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। C इज ग्रेटर देन जीरो, C हमेशा ग्रेटर जीरो से ज़्यादा होगा, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा जीरो से ज़्यादा होगा। इवन इफ इनकम इज जीरो, इनकम जीरो हो भी जाएगी लेकिन ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो से कम नहीं होगा, वो हमेशा जीरो से ज़्यादा होगा। इवन इफ इनकम इज जीरो, कंजम्पशन कैनॉट बी जीरो, कंजम्पशन विल टेक प्लेस फ्रॉम पास्ट सेविंग्स फॉर सर्वाइवल। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकम अगर हमारी जीरो भी हो गई तो हमारी पास्ट सेविंग्स होती है जो हम पहले से सेव करके रखते हैं। अगर हमारी सेविंग्स नहीं है तो हम उधार लेकर के भी कंज्यूम करेंगे, तो वो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। अब अगला पोर्शन आता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन, द कंजम्पशन विच डिपेंड्स अपॉन इनकम, ऐसा कंजम्पशन जो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो होगा वो कम इनकम पे कम होगा, जीरो लेवल की इनकम पे जीरो होगा और ज़्यादा इनकम पे ज़्यादा होगा। द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज व्हेन इनकम इंक्रीजेज, जब आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। तो आपने देखा कंजम्पशन के 2 पार्ट है, जिसमें एक पार्ट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है और दूसरा पार्ट इनकम के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए देखते हैं, हम इसको टेबल के माध्यम से समझते हैं कि इनकम, आपकी इनकम लेवल दिया हुआ है, पहले आपकी जीरो इनकम है, पूरी कंट्री के लिए ये इनकम का शेड्यूल दिया हुआ है। सपोज 0 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ और 500 करोड़, ये इनकम का शेड्यूल दिया है। अब अगर जीरो लेवल की इनकम होगी तो भी हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 होगा, क्योंकि वो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अपने जीवन को चलाने के लिए कम से कम लेवल का जो कंजम्पशन हम करते हैं वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और वो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इनकम आपकी जीरो है तो भी आप 100 का कंजम्पशन करेंगे, इनकम आपकी 300 है तो भी आप 100 का ऑटोनोमस कंजम्पशन करेंगे, इनकम आपकी 500 है तो भी आप 100 का ऑटोनोमस कंजम्पशन करेंगे। इस टाइप से इनकम आपकी 1000 भी हो जाएगी तो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो फिक्स 100 के ऊपर रहेगा। और इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो इसका सेकेंड पोर्शन है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब जीरो लेवल की इनकम है तो आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन जीरो होगा। 100 इनकम है तो उसमें से आप 50 रुपये का कंजम्पशन करेंगे, फिर 200 इनकम हो गई तो उसमें से आप 100 रुपये का कंजम्पशन करेंगे, 300 इनकम हो गई तो फिर उसमें से आप 150 रुपये का कंजम्पशन करेंगे। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन इनकम बढ़ने के साथ बढ़ेगा। अगर इनकम कम है तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी कम होगा, और इनकम ज़्यादा है तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। अभी हमने देखा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C = C बार प्लस BY। C बार इसके अंदर जो है वो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है और BY इसके अंदर जो है इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। तो इन दोनों का टोटल जो होगा वो आपका टोटल कंजम्पशन होगा। सो 100 + 0 = 100, 100 + 50 150, 100 + 100 200, इसी टाइप से 100 + 250 = 350। आप टोटल कंजम्पशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Now we will discuss about the consumption function. The functional relations between consumption and income is called consumption function. इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है उसको हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम जो होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको अगर फॉर्मूला के रूप में या फंक्शन के रूप में शो करते हैं तो C = F (Y).
सी इज द फंक्शन ऑफ वाई। सी इसके अंदर कंजम्पशन है और वाई इसके अंदर इनकम है। मतलब इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो आपका कंजम्पशन भी घटेगा। तो इस टाइप से कंजम्पशन और इनकम के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप होगी। इसी को फॉर्मूला से हम शो करें तो ये होगा सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे सी जो है वो टोटल कंजम्पशन है और सी बार जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और हमने आपको बताया पहले भी कि सी बार ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है और बी वाई कंजम्पशन का जो दूसरा पार्ट है वो आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। मतलब बी वाई इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा और सी बार इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब सी बार अगर 100 है, सी बार आपने ये 100 ले लिया तो ऑटोनोमस कंजम्पशन आपका 100 हो गया। बी वाई जो पोर्शन है वो सपोज 300 है, वो इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो टोटल 400 का आपका कंजम्पशन होगा, जिसके अंदर 100 आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है और 300 आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। तो इस टाइप से टोटल आपका 400 रुपये का जो कंजम्पशन है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अंदर बी जो वैल्यू है उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, जिसकी स्टडी हम आगे करेंगे। और वाई इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो इनकम है। कंजम्पशन फंक्शन को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इनकम को हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है और कंजम्पशन को हमने वाई एक्सिस पे शो किया है। तो एक जीरो लेवल की इनकम पे जो कंजम्पशन है ओ से लगाकर आर तक की जो डिस्टेंस है ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है। मतलब जीरो लेवल की इनकम पे भी आप आर लेवल तक मतलब 100 तक आप 100 कंजम्पशन यहाँ पे कर रहे हैं। जीरो लेवल की इनकम है तो भी आप 100 इसके अंदर कंजम्पशन कर रहे हैं, वो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। फिर ये 100 कंजम्पशन फिक्स रहेगा, चाहे आपकी इनकम कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो इनकम कम और ज़्यादा पे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन का जो डायग्राम बनेगा सी बार का वो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। मतलब जीरो इनकम पे भी आपका 100 कंजम्पशन होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर आपकी इनकम 200 है तो 200 पे भी आपका 100 ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा और 300 इनकम पे भी आपका 100 ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा, 400 इनकम पे भी आपका 100 ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा। अब हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन देखते हैं। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन की वैल्यू जो होगी इनकम बढ़ने के साथ में इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इंक्रीज होती जा रही है, ये पोर्शन जो होगा वो इंड्यूस्ड कंजम्पशन होगा। इंड्यूस्ड कंजम्पशन बी वाई और ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार, इन दोनों का टोटल होगा जो वो टोटल कंजम्पशन होगा। तो एक पार्ट है वो आपका ऑटोनोमस है जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एक पार्ट आपका जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है वो आपका इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस टाइप से आपका कंजम्पशन फंक्शन का जो डायग्राम बनेगा वो वाई एक्सिस से शुरू होगा और वाई एक्सिस से शुरू होने के बाद में ये अपवर्ड स्लोपिंग आगे बढ़ेगा। तो अपवर्ड स्लोपिंग जैसे ये कर्व आगे बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन फंक्शन का कर्व इस तरह से बनेगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये कंजम्पशन फंक्शन का कर्व है और टेबल से भी हम देखेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन का टोटल करेंगे तो हमारा ये टोटल कंजम्पशन आएगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 है और इंड्यूस्ड कंजम्पशन 50 है, तो इस टाइप से टोटल कंजम्पशन की वैल्यू 150 हमें गेन होगी। इस टाइप से कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो भाग होते हैं। पहला हमने देखा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम एपीसी बोलते हैं, और दूसरा हमने देखा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम कहेंगे एमपीसी। तो एपीसी और एमपीसी क्या होता है इसको हम समझते हैं। एपीसी जब हम निकालते हैं तो कंजम्पशन और इनकम में क्या रिलेशन है उसको हम पता लगाएंगे। सो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, दैट मीन्स एपीसी इज द रेशियो बिटवीन द टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का जब हम रेशियो निकालेंगे सी अपॉन वाई करेंगे तो हमें एपीसी की वैल्यू प्राप्त होगी। मतलब वाई इसके अंदर सपोज 100 है और सी इसके अंदर 150 है, तो एपीसी की वैल्यू निकालने के लिए आप 150 अपॉन 100 करेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट लेवल पे वाई की वैल्यू 200 है और सी की वैल्यू 200 है, तो सी और वाई दोनों को वैल्यू बराबर है। सी अपॉन वाई की वैल्यू 200 अपॉन 200 इज इक्वल टू 1। इस टाइप से नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि टोटल कंजम्पशन 250 है और इनकम वाई की वैल्यू 300 है, तो सी को वाई से हम डिवाइड करेंगे, मतलब 250 अपॉन 300 करेंगे, तो इस टाइप से हमें एपीसी की वैल्यू प्राप्त होगी। तो एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, दैट मीन्स इट इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड
इनकम। इसी टाइप से जब हम एमपीसी की बात करते हैं तो एमपीसी के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन वाई। एमपीसी का फॉर्मूला हो गया डेल्टा सी अपॉन वाई, जो कि इसके अंदर गिवन है। और अब हम इसको समझने के लिए देखेंगे डेफिनेशन के रूप में। सो व्हाट इज द एमपीसी? एमपीसी इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन को शो करता है और डेल्टा वाई चेंज इन इनकम को शो करता है। मतलब कि जैसे 0 से 100 हो गई इनकम, तो चेंज इन इनकम 0 से बढ़कर 100 हो गई, तो हम चेंज इन इनकम लिखेंगे 100। और कंजम्पशन 100 से बढ़कर के 150 हो गया, मतलब कि डेल्टा सी की वैल्यू इसके अंदर होगी 50, क्योंकि 100 से 50 हुआ है तो कंजम्पशन कितना बढ़ गया? 50। और इनकम 0 से 100 हुई है तो इनकम कितनी बढ़ गई? 100। तो अब एमपीसी की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 50 अपॉन 100 लिखेंगे। कंजम्पशन कर्व के ऊपर जब हम एमपीसी को शो करेंगे, मतलब एमपीसी कंजम्पशन कर्व के स्लोप को शो करता है। जो कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप है वो हमारी एमपीसी होगी। मतलब कर्व का स्लोप अगर ज़्यादा होगा तो एमपीसी भी ज़्यादा होगी। अगर मान लो कर्व का स्लोप इस प्रकार होगा, मतलब ज़्यादा स्लोप होगा, तो एमपीसी की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। और कर्व का स्लोप कम होगा तो एमपीसी की वैल्यू भी कम आएगी। मतलब ये स्लोप को शो करता है। अब मैथमेटिकली हम स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो इस स्लोप के लिए ये डेल्टा सी की वैल्यू है और ये डेल्टा वाई की वैल्यू है। मतलब इनकम इतनी बड़ी, मान लो इनकम ये 100 से बढ़कर के, ये इनकम 100 है और 100 से बढ़कर के 200 हो गई। इनकम अगर 100 से बढ़कर 200 होती है तो कंजम्पशन कितना बढ़ता है? 50 से बढ़कर के 100 हो गया, या 150 से बढ़कर के 200 हो गया। तो कंजम्पशन 150 से बढ़कर 200 हो गया और इनकम 100 से बढ़कर 200 हो गई। तो डेल्टा सी, मतलब डेल्टा सी की वैल्यू 50 हो जाएगी और डेल्टा वाई की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो 50 अपॉन 100 जब हम करेंगे तो इस टाइप से हम एमपीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। और एपीसी को भी हम ग्राफिकली समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई भी एक पॉइंट लेते हैं कंजम्पशन कर्व के ऊपर, ये एक पॉइंट ले लिया। अब इस पे हम देखेंगे सी की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू कितनी है। इस पॉइंट पे मान लो सी की वैल्यू 200 है और वाई की वैल्यू भी 200 है। तो सी और वाई का जो रेशियो होगा वो आपका एपीसी होगा। इसी टाइप से हम एक पॉइंट और लेते हैं जहाँ पे सी और वाई की वैल्यू लेते हैं। मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू 300 है, जिसको हम यहाँ डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लो इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू 300 है और सी की वैल्यू 250 है। ये सी की वैल्यू यहाँ पे 250 है। तो ये सी की वैल्यू यहाँ पे 250 हो गई, जिसको हम वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं, और जो इनकम जो है उसको हम एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं। तो हम इस पॉइंट के लिए हम ये मान सकते हैं कि इनकम यहाँ पे 300 है और कंजम्पशन यहाँ पे 250 है। तो आपको एपीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब सी अपॉन वाई फाइंड आउट करना है। तो सी अपॉन वाई दैट मीन्स 250 अपॉन 300। इस टाइप से हर पॉइंट पे हम एपीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको एपीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जीरो लेवल की इनकम पे आपको एपीसी और एमपीसी दोनों ही फाइंड आउट नहीं करना है। अगर एपीसी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, क्योंकि 100 को 0 से डिवाइड करेंगे, सी मतलब 100 और इनकम वाई मतलब 0, 100 को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे एपीसी की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, लेकिन जनरली आप ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट आपको नहीं करना है। अब एपीसी की वैल्यू बाकी वैल्यूज़ के लिए हम निकालते हैं। बाकी गिवन वैल्यूज़ है, वाई की वैल्यू 100 है और कंजम्पशन की वैल्यू 150 है। तो फॉर्मूले के हिसाब से एपीसी इज इक्वल टू क्या होगा? सी अपॉन वाई। तो सी इसके अंदर 150 है और वाई इसके अंदर 100 है। तो 150 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको एपीसी की वैल्यू मिलेगी, वो होगी 1.5। इसी टाइप से सेकेंड में हम देखते हैं, थर्ड लेवल ऑफ इनकम देखते हैं, जिसके अंदर कंजम्पशन 200 है और इनकम भी 200 है। मतलब 200 अपॉन 200, तो एपीसी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। इसी टाइप से फोर्थ लेवल की इनकम पे देखते हैं, इनकम 300 है और कंजम्पशन आपका 250 है। तो 250 अपॉन 300 इसको करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 0.83। फिर अगले लेवल पे हम जाएंगे, इनकम आपकी 400 हो गई और कंजम्पशन आपका 300 है। तो 300
आपको 400 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आपकी एपीसी की वैल्यू आएगी। मतलब डायरेक्टली आपको कंजम्पशन को आपको डायरेक्टली वाई से डिवाइड करना है, मतलब इनकम से डिवाइड करना है, तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड आउट होगा। मतलब कि आपकी खर्च करने की एवरेज प्रवृत्ति क्या है। और जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड आउट करते हैं, एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड द फॉर्मूला इज गिवन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मीन्स MPC is the ratio between the change in consumption and change in income. It is the ratio between change in consumption and change in income. जो कंजम्पशन में चेंज आता है उसको डिवाइड करेंगे जो कि इनकम में चेंज आता है। तो कंजम्पशन में चेंज कितना आ रहा है, पहले लेवल पे तो कंजम्पशन में चेंज आएगा नहीं और इनकम में भी चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। जब हम दूसरे लेवल पे जाते हैं तो कंजम्पशन पे चेंज कितना आया, मतलब 100 से 150 हो गया, तो कंजम्पशन में चेंज आ गया 50 का, मतलब कंजम्पशन आपका 100 से बढ़कर 150 हो गया, मतलब 50 रुपये कंजम्पशन आपका बढ़ गया। फिर ये 50 रुपये आपका कंजम्पशन बढ़ गया। अब इनकम की बात करें तो इनकम 0 से 100 हो गई, मतलब इनकम आपकी कितनी बढ़ गई, बढ़ी हुई इनकम कितनी है, 100 है, तो डेल्टा वाई की वैल्यू 100 हो गई, डेल्टा सी की वैल्यू हो गई 50, तो 50 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 वैल्यू आएगी। इसी टाइप से नेक्स्ट लेवल पे इनकम आपकी 100 से 200 हो गई, मतलब डेल्टा वाई आपका 100 हो गया, 100 से बढ़ करके 200 हो जाना, तो कितनी इनकम बढ़ गई, 100 बढ़ गई। और कंजम्पशन आपका 150 से 200 हो गया, मतलब कंजम्पशन आपका कितना बढ़ा, 50 बढ़ गया, तो डेल्टा सी यहाँ पे 50 है और इनकम डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 100 है, तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। इसी टाइप से अगले लेवल पे भी आप देखेंगे कि इनकम आपकी 200 से 300 हो गई, मतलब डेल्टा वाई की वैल्यू 100 आ गई, और कंजम्पशन आपका 200 से 250 हो गया, मतलब डेल्टा सी की वैल्यू 50 आ गई, तो डेल्टा सी की वैल्यू 50 लेंगे और डेल्टा वाई की वैल्यू 100 लेंगे, तो इस टाइप से जो हमारी वैल्यू आएगी एमपीसी की वो होगी 0.5। इस टाइप से नेक्स्ट को भी आप करके देख सकते हैं। तो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का जो रेशियो होता है वो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। तो हमारी खर्च करने की, कंज्यूम करने की प्रवृत्ति क्या है, इसको हम दो चीज़ों से समझते हैं, एक एपीसी और एक एमपीसी। So thank you very much for watching this video, and if you have any kind of doubt or any question, you can call me on the given number. So thank you very much once again.